हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे सिलेबस का जो योजना वाला पार्ट है वो देखने वाले हैं। योजना में कौन सी योजना जो केंद्र परिवर्तित योजना है, केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है, ठीक है, उन योजनाओं को पहले देखेंगे। इसके बाद हम राज्य की योजनाओं पर आएंगे। फिर कुछ अन्य योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे, उससे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम केंद्र योजना से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है पोषण अभियान। पोषण अभियान क्या है? यह हमें योजनाओं के बारे में 3 चीज़ें ध्यान रखना होगा। पहला, कि वह कौन से विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। दूसरा, उसे लागू करने का तिथि क्या था, ठीक है, डेट क्या था, कब लागू हुआ, ठीक। और तीसरा, उसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। और चौथा एक और चीज़ है कि उसमें हितग्राही कौन कौन है, ठीक है। हितग्राही मतलब पात्रता कौन रखते हैं, ठीक, हम वो देखते चलेंगे। तो पोषण अभियान का जो प्रारंभ है महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया है, ठीक है, भारत सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए एक वृहत अभियान के रूप में पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया है। कब हुआ ये? महिला दिवस के दिन, ठीक है, 8 मार्च 2018। 8 ऐसे याद रख लेंगे, इधर 8 इधर 8, तो याद रहेगा, ठीक है। पोषण अभियान कब? अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन। कहाँ से? राजस्थान के झुंझुनू से। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा, ठीक है। पोषण अभियान देश के सभी राज्यों में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 20-21 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। मतलब पहले चरण में कुछ राज्यों को शामिल करेंगे, कुछ जिलों को शामिल करेंगे, फिर दूसरे चरण में अन्य जिलों को, अन्य राज्यों को, ठीक है, वैसा। प्रथम चरण में राज्य के 12 जिलों को शामिल किया गया था। जब प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था तो छत्तीसगढ़ राज्य का, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 12 जिलों को शामिल किया गया था। फिर द्वितीय चरण में बाकी जो शेष जिलों हैं उन्हें शामिल कर लिया गया, ठीक है। इस प्रकार अब वर्तमान में 28 जिलों में पोषण अभियान क्रियान्वित है, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा, प्रथम चरण में कितने जिला को? 12 जिले को, ठीक है। अब देखते हैं पोषण अभियान के लक्ष्य एवं घटकों का विवरण। इसमें क्या करना है? इसका लक्ष्य क्या है? 0 से 6 वर्ष में व्याप्त क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 0 से 6 वर्ष तक के व्याप्त बौनेपन, स्टंटिंग कहा जाता है, जिसे अल्प पोषण, कम वजन, जन्म के समय कम वजन रखने वाले बच्चे, मतलब लो बर्थ वेट में कितने प्रतिशत की कमी लाना है? 2% की दर से 3 वर्ष में 6% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ सीधा। जो ये तीन पॉइंट है ना, आप इसे डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं PDF में। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसे मैंने एक शॉर्ट में ऐसा बनाया है, आप उसे देख लीजिए। इसमें क्या कहा है कि जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं ना, जो अल्प पोषित है ना, बौनापन का शिकार है, जिनका वजन कम है जन्म के समय, और दूसरा जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं प्लस गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे तो शामिल हैं ही, प्लस इसमें कौन से? गर्भवती माता और धात्री माताएं भी शामिल है, ठीक। उनके इन जो दोनों कैटेगरी है ना, क्राइटेरिया बताए हैं, उनमें जो है कुपोषण में है ना, कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी लाना है? 2% की। और कितने वर्षों में लाना है? तो 3 वर्षों में, ठीक है। इस प्रकार कुल कितने प्रतिशत की कमी लाना है? 6% की, ठीक। तो ऐसे ध्यान में रखिएगा कि जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चों के साथ अल्प पोषण, बौनापन वाले को शामिल करिएगा, ठीक। उन्हें कितना? 2, 3, 6 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। 2, 3, 6 वर्ष तक के बच्चों का है ना, तो 6 लास्ट में आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 2% की कमी लाना है, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। लक्ष्य कितना है? 6%, ठीक है। फिर देखिए, छोटे बच्चों में एनीमिया में कमी लाना है, ठीक, और किशोरी बालिकाओं में एनीमिया। अब देखिए, ये एनीमिया वाला पार्ट आया तो उसमें क्या करना है? 3, 3, 9, ठीक है, 3, 3, 9 एनीमिया वाला छोटे बच्चों में और किशोरी बालिकाओं में। अगर एनीमिया वाला आया तो 3, 3, 9 करिएगा। और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिला और धात्री माताओं के बारे में पूछा गया तो क्या करेंगे? 2, 3, 6, ठीक है, 2, 3, 6। तो आप ऐसे भी रखें, 2 तिया 6, 3 तिया 9, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। मतलब याद रखने के लिए बता रही हूँ। तो ऐसे याद रखिएगा कि 2% की कमी लाना है,
कुल कितनी कमी, 6% तक कमी, कुल कितनी कमी, 9%, कितने वर्ष में, 3 वर्षों में, ठीक है, 3 वर्षों में। तो दोनों को आप याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो बोला गया है वही है, इसे मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इसे आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए पोषण अभियान के घटकों का विवरण, अब कौन कौन से घटक इसमें शामिल है वो पूछा जा सकता है। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि ICT के माध्यम से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और RTM, ठीक है, ये जो है ICT और RTM के माध्यम से, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा पर्यवेक्षकों को मोबाइल प्रदान करते हुए एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आंगनबाड़ी के समस्त सूचकांकों का प्रेषण व अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। 7 ICT RTM जिला बेमेतरा, बालोद, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, दुर्ग, कबीरधाम में इतने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो ये आपको नहीं पूछेगा, आप उसके घटक है, कौन से घटक है, ICT के माध्यम से क्या प्रदान किया जा रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर्यवेक्षकों को मोबाइल प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। और एक एप्लीकेशन होगा, जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं वैसे ही कुछ एप्लीकेशन होगा जहां उन्हें डेटा फीड करने होंगे, ठीक। तो उससे समस्त सूचकांक और प्रेषण अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। सभी कार्य ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ऐसे समझ लीजिएगा मोबाइल के माध्यम से ही किया जा रहा है। दूसरा, सतत सीख प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान का उन्नयन, मतलब इसमें क्या बोला गया है कि सिखाने के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, ठीक है, उसमें जितने कार्यरत हैं उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हर 15 दिन में ना कुछ विशिष्ट विषयों पर कुछ उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और वो विशिष्ट विषय क्या होंगे, कुल 21 प्रकार के विषय निर्धारित किए गए हैं, है ना, चिन्हांकित किए गए हैं। उन्हीं में से एक एक विषय पर हर 15 दिन में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, कि आपको इस तरीके से कार्य करना है। जैसे आपको अगर किसी के टीका संबंधी जानकारी देना है, ठीक है, टीकाकरण संबंधी जानकारी देना है, तो प्रशिक्षण देना है, तो वो बुलाएंगे 15 दिन में, ठीक है, अगर इस विषय में वो शामिल होगा, 21 विषय में शामिल होगा, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन। अब ये क्या है, समुदाय आधारित गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक माह आंगनबाड़ी में एक विशिष्ट समुदाय गतिविधि का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि एक समुदाय गठित करेंगे, ठीक, वो प्रत्येक माह आंगनबाड़ी में एक गतिविधि का आयोजन करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, सभी ग्रामवासियों को कुपोषण के संबंध में जागरूकता फैलाएंगे। और क्या क्या करेंगे, विभिन्न कार्यक्रम, जैसे गर्भवती महिलाओं का गोद भराई, 6 माह अगर कोई बालक पूर्ण कर लिया तो उसे अन्नप्राशन, जो मुंह जुठाना बोलते हैं ना, मुंह जूठा करना, वो वाला कार्यक्रम करेंगे, ठीक है। और साथ साथ इसमें पुरुषों की सहभागिता भी सुनिश्चित करते हुए पोषण दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। शाला पूर्व शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा, जैसे शाला पूर्व शिक्षा मतलब आंगनबाड़ी में भी शिक्षा प्रदान किया जाता है ना, शाला पूर्व, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। और अनौपचारिक शिक्षा प्रवेश दिवस, जन स्वास्थ्य संबंधी जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो समझ आया, एक समुदाय के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ठीक है, प्रति माह, ठीक। और उनको प्रशिक्षण कितने दिया जाएगा, 15 दिन में, कौन से विषयों पे, उन 21 विषयों पे, ठीक। विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण, अब ये क्या है, पोषण अभियान के लक्ष्य प्राप्ति हेतु अर्थात कुपोषण दर में कमी लाने हेतु विभिन्न विभागों से सहयोग करके इस सहयोग किया जाएगा, ठीक है, मतलब कांटेक्ट किया जाएगा कि हमारे मतलब हम ये आयोजन कर रहे हैं, तो इस संबंध में आप हमें मदद कीजिए, या फिर जो भी हेल्प रहता है ना, जो कुछ भी है उसके लिए कांटेक्ट करना। तो इस हेतु राज्य, जिला, विकासखंड स्तर पर अभिसरण की कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं, ठीक है। कितने स्तर पर, राज्य, जिला, विकासखंड, तो 3 स्तर पर किया गया है, ठीक है। मतलब कितने स्तर के विभागों से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिला, राज्य, जिला और विकासखंड, ठीक। ग्राम स्तर इसमें शामिल नहीं किया गया, ठीक है, ग्राम शामिल नहीं है। नेक्स्ट है प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अगर ICT के माध्यम से जो उन्हें मोबाइल प्रदान किए हैं ना, प्रोवाइड किए हैं, उसमें दिए गए निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करता है तो प्रति माह उन्हें 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। सैलरी तो मिलेगा ही, साथ में 500 रुपये अलग से मिलेगा। नवाचार, पोषण के इस घटक हेतु के अंतर्गत कुपोषण से सुपोषण की ओर यात्रा के लिए जन भागीदारी परिणाम मूलक
नवाचार गतिविधियों के चिन्हांकित करते हुए राज्य की आवश्यकता अनुसार क्रियान्वयन किया जाना है। ठीक है, नवाचार को बढ़ावा देना है। ठीक, अब देखिए जन आंदोलन। जन आंदोलन में मीडिया घटक। पोषण अभियान के लक्ष्य बच्चों में होने वाले कुपोषण, एनीमिया तथा किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं में कमी लाने हेतु व्यवहार परिवर्तन एवं सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए वही ICT के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, व्यवहार में बदलाव के लिए माह एवं विषयवार कैलेंडर तैयार किया, गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। दीवार लेखन, स्व सहायता समूह की बैठक, स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में चर्चा, गृह भेंट, सुपोषण रथ, पोषण मेला, पोषण संवाद, रैली, पोषण वाटिका का निर्माण और प्रसार आदि हो रहा है। मतलब उन्हें जागरूक करने का ही प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसमें जन आंदोलन, मीडिया घटक, ये सब इसे ही जन आंदोलन कहा गया है। ठीक, इसी प्रकार हर वर्ष मार्च माह में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा और सितंबर माह में पोषण माह आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये हमने देखा था। चलिए देखते हैं वो जो राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, पखवाड़ा कब मनाया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। कि जैसे 1 सितंबर से 7 सितंबर को पोषण वाटिका मनाया गया। अभी 2000 राष्ट्रीय पोषण माह 2021 में जो मनाया गया है उसे देख रहे हैं हम। प्रथम सप्ताह में सितंबर माह में मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर माह में मनाया जाता है। और 1 से 7 सितंबर को क्या मनाया गया है, पोषण वाटिका। आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूलों, ग्राम पंचायत और अन्य सामुदायिक स्थान पर पौधे रोपण करना। ठीक है, पोषण वाटिका मतलब पोषण युक्त पौधे रोपण करना। दूसरे सप्ताह में क्या किए, पोषण के लिए योग, पहले पौधारोपण किए, फिर उन्हीं पौधों के पास बैठकर क्या किए, योग किए। ठीक है, द्वितीय सप्ताह में सितंबर के। ठीक, गर्भवती माता, किशोरी बालिकाओं के लिए योग सत्र का आयोजन किया गया। फिर तृतीय सप्ताह में क्या गया, क्षेत्रीय पोषण किट वितरण किया गया। ठीक है, हाई बर्डन जिलों के आंगनबाड़ी केंद्र के हितग्राहियों को पोषण किट ICT का प्रदान किया गया। ठीक है, फिर चौथे सप्ताह में AM बच्चों की पहचान और पौष्टिक भोजन का वितरण। जो गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे हैं ना, उनकी पहचान करेंगे और कुपोषित भोजन का पौष्टिक आहार का वितरण करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या किए, पोषण वाटिका, एक वाटिका बनाया। ठीक है, बाग बगीचा, वहाँ बैठ के योग किए सेकेंड सप्ताह में। फिर उन्हें किट प्रदान किए, पोषण किट, फिर उन्हें पूरा पोषण आहार प्रदान किए। ठीक है, तो इस सितंबर माह में जो पोषण सप्ताह माना जाता है उसके बारे में है। और हमने देखा था प्रतिवर्ष मार्च माह में पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। ठीक है, पोषण पखवाड़ा उसे कहते हैं जो 15 दिन मनाया जाता, 15 दिन के जो पीरियड है ना उसे पखवाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो मार्च में पोषण पखवाड़ा और जो सितंबर माह में पोषण सप्ताह जो मनाया जाता है उसके बारे में पूरी जानकारी है। ठीक है, अब आगे इससे पोषण से संबंधित कुछ और तथ्य देखते हैं। देखिए नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग जो भारत सरकार की थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हैं, उसने पोषण अभियान पर प्रगति रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में क्या बताया है कि आधार बेस्ड भुगतानों का लगभग 28% राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में न पहुंचकर अन्य खातों में जा रहा है। ठीक है, मतलब पोषण अभियान के बारे में एक सचेत किया है कि जो 28% राशि है वो जो लाभार्थी है उनके पास न पहुंचकर कहीं अन्य जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है पोषण अभियान। अब पोषण का फुल फॉर्म देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है। प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, P से PM पूरा ले लिया है, O से ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पोषण को आकार देने में नीति आयोग का विशेष योगदान है। संचालन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग भी इसमें कार्यरत है, महिला बाल विकास द्वारा संचालन किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं इसमें, कुपोषण के खिलाफ विश्व का सबसे बड़ा अभियान है। अभियान की शुरुआत वही 8 मार्च को हुआ था, हमने देखा था। उद्देश्य क्या है, 2022 तक क्रमशः औसत के लंबाई की समस्या, स्टंटिंग, ठीक है, बौनापन जो होता है, सामान्य से कम वजन की समस्या, अंडरवेट, और बच्चों के जन्म के समय कम वजन जैसी समस्याओं में जो हमने देखा था 2, 3, 6, ठीक है, और 3, 3, 9 वाला, ये इसकी बात कर रहे हैं पोषण वाले में। ठीक है, फिर देखिए पोषण अभियान के अंतर्गत 2022 तक निर्धारित विशेष लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है कि औसत कम लंबाई के बच्चों में 25%, सामान्य से कम वजन के बच्चों में 22% और बच्चों की रक्त अल्पता के स्तर में
44% तथा महिलाओं में होने वाली रक्त की कमी एनीमिया के स्तर में 39% कमी लाना है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर पे जो वो किया गया है, निर्धारित किया गया है। ठीक है, कि बौनापन में कितना प्रतिशत, 25%। ठीक, फिर बच्चों में जो कम वजन में 22%, 25-22। ठीक, ये अलग याद रखिएगा, बौनापन और कम वजन जो हमने देखा था शुरू 0 से 6 वर्ष तक के में। ठीक, ये देखे थे। फिर बच्चों में जो 0 से 6 वर्ष तक है या अन्य बच्चे हैं उनमें क्या, रक्त अल्पता मतलब एनीमिया एनीमिया ही बोलते हैं उसे, उसमें 44% और महिलाओं में 39% कमी लाना है। ठीक है, एनीमिया में कितना प्रतिशत, 44 और 39। ये याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय स्तर पे है, राज्य स्तर पर हम कुछ अलग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखिए मिशन के आधार स्तंभ, शुरुआती 1000 दिनों के लिए त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण सेवाएं उपलब्ध कराना, बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय करना, महिलाओं और बच्चों के रियल टाइम विकास और ट्रैकिंग के लिए तकनीक का प्रयोग करना। जन आंदोलन जो हमने वो डिब्बे में पूरा देखा था ना, वही वाला है। पोषण माह सितंबर 2018 को पोषण माह के रूप में मनाया गया था। ठीक है, सितंबर 2018 से मतलब स्टार्ट हो गया कि हम लोग सितंबर को ही पोषण माह के रूप में मनाते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय सप्ताह, ये हमने देखा था। इसमें सामाजिक व्यवहार और बदलाव संवाद पर जोर दिया गया था जो मनाया गया था उसमें। अन्य तथ्य क्या है, पोषण अभियान के क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग द्वारा टेक्निकल सपोर्ट यूनिट की स्थापना की गई है। नीति आयोग से संबंधित मॉनिटरिंग एवं इवैल्यूएशन ऑफिस पोषण अभियान के लिए शोध नीति और तकनीकी सहायता प्रदान करें, मतलब नीति आयोग सहायता प्रदान कर, इतना ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाले कैबिनेट मंत्री ने 2017-18 से शुरू होने वाले 3 साल के बजट में पोषण अभियान के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए 9000 करोड़ का लगभग क्या दिया था, प्रावधान किया था, मंजूरी दी थी, लगभग 9000 करोड़, याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक आते हैं, ये पोषण वाला तो हो गया। ठीक है, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट इसी में आता है समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत पूरक पोषण आहार की व्यवस्था। ये हमने क्या देखा था, पोषण अभियान। ठीक, अब पूरक पोषण आहार की व्यवस्था, इसके अंतर्गत क्या आता है कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग, ये भी इसके मतलब उन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS, ठीक है, जो हमने पढ़ चुका है, के अंतर्गत आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाने वाली 6 सेवा जो हमने पढ़ा था, से पूरक पोषण आहार एक महत्वपूर्ण सेवा है। भारत शासन द्वारा पूरक पोषण आहार व्यवस्था के संबंध में दिए गए वित्तीय मापदंडों एवं पोषण मापदंडों के अनुसार पूरक पोषण आहार का वितरण किया जा रहा है। हितग्राहियों को प्रदान किए जाने वाले जो है वो निम्न है, मतलब किस प्रकार से उन्हें प्रदान किया जा रहा है। तो ये जो है ना 6 से 3 वर्ष की आयु से गंभीर कुपोषित शिशु माता बच्चे के लिए पोषण आहार, इसे हम एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। ये जहाँ चार्ट इसके माध्यम से पढ़ते हैं, जल्दी याद होगा। अब इसे हम 2-2 के पेयर में याद करेंगे। ठीक है, पहले गर्भवती माता को देखेंगे, फिर शिशुवती महिलाओं को देखेंगे। तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये क्या है, चार्ट में क्या है, पूरक पोषण आहार के अंतर्गत जो नवीन प्रस्तावित रेसिपी है ना, मतलब इन्हें किस प्रकार से पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाएगा उसकी रेसिपी दी गई है। तो पहले 2 में क्या बताया गया है, गंभीर गर्भवती महिला, शिशुवती माता, इन्हें क्या देते हैं, गर्भवती महिलाएं को महतारी जतन योजना, हम इसे पढ़ेंगे राज्य वाले में, के अंतर्गत थाली जिसमें 2 रोटी, 2 सब्जी, दाल, चावल, अचार, पापड़, सलाद, गुड़ शामिल होगा। ठीक है, गुड़ भी शामिल है। 75 ग्राम और रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा। ये सब तो देंगे, और जो 75 ग्राम है रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा, ये जो ना सूखा वाला होता है। ठीक है, रेडी टू ईट बोला जाता है। कितना ग्राम देंगे, 75 ग्राम देंगे। ठीक है, इसे 30 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, इसमें क्या होती है, 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता मतलब पूर्ति होती है। फिर शिशुवती माताओं को, अब देखिए जो गर्भवती है उनसे ज़्यादा शिशुवती माताओं को मतलब क्या होना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए, मतलब सॉरी, उन्हें रेडी टू ईट फूड प्रदान किया जा रहा है। तो कितना, 150 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को 75 ग्राम और शिशुवती माताओं को 150 ग्राम प्रतिदिन क्या दे रहे हैं, रेडी टू ईट फूड। ठीक है, फिर देखिए 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य एवं मध्यम कुपोषित बच्चे, और इसी में 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे।
मैंने क्या कहा, 6 से 3 वर्ष के ही बच्चे के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे के बारे में। पर जो सामान्य कुपोषित है और जो गंभीर रूप से कुपोषित है उनके बारे में, ठीक। तो वो क्या है, उन्हें क्या दिया जा रहा है, जो सामान्य रूप से कुपोषित है उन्हें सबको रेडी टू ईट फूड तो दे रहे हैं, बट इन्हें 125 ग्राम दे रहे हैं। कितना, 15 ग्राम प्रोटीन के हिसाब से, ठीक, 125 ग्राम दे रहे हैं। और इन्हें कितना दे रहे हैं, 200 ग्राम, ठीक है। गंभीर रूप से कुपोषित है तो ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्या देंगे, 200 ग्राम रेडी टू ईट फूड, जिसमें प्रोटीन 25 ग्राम होगी, ठीक। इसमें 25 ग्राम होगी, उसके में 15 ग्राम होंगे, ठीक है। तो ये दोनों याद हुआ। चारों को एक बार फिर से देखते हैं। गर्भवती महिला और शिशुवती माताओं को, गर्भवती महिला को 75 ग्राम रेडी टू ईट फूड और साथ में ये सब खाने का आइटम। फिर शिशुवती माताओं को कितना, 150 ग्राम रेडी टू ईट पर डे मिलेगा, ठीक है। और गर्भवती महिलाओं को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक दिन में, तो 30 ग्राम, ये याद रखिएगा, ठीक। फिर 6 से 3 माह के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे जो सामान्य रूप से हैं उन्हें कितना दिया जाएगा, 125 ग्राम। और जो गंभीर रूप से कुपोषित है उन्हें 200 ग्राम, ठीक, रेडी टू ईट दे रहे हैं। प्रोटीन की आवश्यकता 15 ग्राम की होती है, इन्हें 25 ग्राम की एक दिन में। फिर देखिए अब 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे, ठीक है, ये तो 3 वर्ष तक यहाँ तक। अब 3 से 6 वर्ष तक के सामान्य एवं मध्यम कुपोषित बच्चे और गंभीर कुपोषित बच्चे। अब ये दो का पेयर देखिए, इन्हें क्या दिया जाएगा, सेम जो ऊपर का जो है ना क्राइटेरिया सेम है। नाश्ता 50 ग्राम, एक दिन पोहा, एक दिन रेडी टू ईट फूड का हलवा, थाली जिसमें 2 छोटी रोटी और जो सूखी सब्जी, गीली सब्जी दोनों दिया जाता है, अचार, पापड़, गुड़, सलाद सब शामिल होगा, ठीक। प्लस जो गंभीर रूप से कुपोषित है ना उन्हें 75 ग्राम क्या दिया जाएगा, रेडी टू ईट फूड, ठीक है। इन्हें बस नहीं मिल रहा है रेडी टू ईट, बट इन्हें मिलेगा, ठीक। प्लस साथ में इन दोनों को क्या दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत छत्तीसगढ़ सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो सहकारी दुग्ध संघ है उनके माध्यम से इनको प्रति सप्ताह में बुधवार को, ठीक है, एक दिन बुधवार को 100 मिलीलीटर, ठीक है, 100 मिलीलीटर मीठा सुगंधित दुग्ध, मीठा सुगंधित दुग्ध प्रदान किया जाएगा, ठीक है। दोनों को, जो 3 से 6 साल तक के हैं, है ना, जो खा पी सकते हैं, ठीक, अपने से खा पी सकते हैं, ये कहने का मतलब है। तो उन्हें क्या दिया जाएगा, 100 मिलीलीटर दूध, मीठा सुगंधित दूध, कब, बुधवार को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। ये किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री अमृत मिशन योजना के तहत, ठीक, ध्यान में रखिएगा। फिर देखते हैं किशोरी बालिका ये भी एक योजना है, किशोरी बालिका योजना। पहले इसे देखते हैं, फिर ये देख लेते हैं। किशोरी बालिका 11 से जो 14 वर्ष तक की जो बालिका है जिसने शाला छोड़ दिया है, मतलब स्कूल नहीं जाती है, उन्हें 150 ग्राम रेडी टू ईट फूड दिया जाएगा, ठीक है। उन्हें कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 19 ग्राम, ठीक। तो ये किशोरी बालिका योजना के बारे में बताया गया है कि 11 से जो 14 वर्ष आयु की शाला त्यागी जो बालिका है उनके पोषण में सकारात्मक सुधार लाने के लिए, मतलब कुपोषण को दूर करने के लिए ही टेक होम राशन का उससे रेडी टू ईट फूड 150 ग्राम के मान से 900 ग्राम का पैकेट सप्ताह में 6 दिन हेतु दिया जाता है, ठीक। मतलब 150 ग्राम प्रतिदिन दिया जाएगा रेडी टू ईट फूड, ठीक है। कितना दिएगा, सप्ताह में 6 दिन दिया जाएगा। और माह में अगर देखें तो 25 दिन, एक माह में कितना, 25 दिन, सप्ताह में 6 दिन, ठीक, दिया जाएगा। और इसमें जो फंड जो प्रोवाइड होता है ना केंद्र और राज्य सरकार का 50-50 दिया जाता है, ठीक है। इस योजना से लगभग 14,000 बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इससे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है वो देखते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए वर्तमान में कितनी 19,078 महिला स्व सहायता समूह द्वारा गर्म पका भोजन जो इन्हें प्रदान किया जा रहा है ना, जो जितने भी गर्भवती महिलाएं और इन्हें रेडी टू ईट फूड, ठीक, उन्हें स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, ठीक। तो लगभग कितने हैं, 19,078 स्व सहायता समूह है
जिन्होंने गर्म भोजन प्रदान करने का मतलब जिन्हें दिया गया है, जिम्मेदारी सौंपा गया है, ठीक है, कार्य सौंपा दिया है, राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से दिया गया है, ठीक। तो महिला स्व सहायता समूह ये कार्य कर रही है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है आपको कि जो सूखा राशन है वह भी यही महिला स्व सहायता समूह ही प्रदान की जा रही है, बट इसमें जो कार्यरत महिला है वो 1655 महिला स्व सहायता समूह है, और जो पकाकर खाना देती है वो 19,078 लगभग महिला स्व सहायता समूह है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में कितने महिला स्व सहायता समूह द्वारा ये प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। और ये मतलब जो खाना है रेडी टू ईट फूड है कब प्रदान किया जाता है, सप्ताह में 6 दिन दिया जाता है, एक दिन छोड़ के। और माह हमें पूछे तो माह हमें 25 दिन, ठीक है, 25 दिन। इस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में कुल 23.87 लाख हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें किशोरी बालिका, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, मतलब सभी शामिल हैं, गर्भवती महिला, कुपोषित बच्चे, गंभीर रूप से सबका मिलाकर ये बताया जा रहा है, ठीक है। इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक, इस कार्यक्रम के तहत, ठीक है। तो ये हुआ अपना कौन सा पूरक पोषण आहार की व्यवस्था जो राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, महिला एवं बाल विकास के विभाग से किया जा रहा है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो पॉइंट, ये हमने डब्बे में पढ़ा है, बॉक्स में, ठीक है, आप डिटेल में चाहे तो पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है कि नाश्ता एवं चावल आधारित गर्म पके भोजन का वितरण वही सूखा प्रदाय महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है, वही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, हाँ, ये जो रेडी टू ईट फूड जो प्रदान किया जाता है ना, सूखा राशन 75 ग्राम किसी को 150, ठीक है, ये सब किसके माध्यम से किया जा रहा है, मतलब स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। और किससे बनाया जा रहा है, तो गेहूं, सोयाबीन, चना, शक्कर, सोयाबीन तेल, फोर्टिफाइड, फली दाना, रागी, इन सब से मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। तो रेडी टू ईट फूड किससे मिलकर बनाता है, गेहूं, सोयाबीन, चना, मूंगफली, ठीक है, रागी, शक्कर, इन सब से बनता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम देखिए जननी सुरक्षा योजना, एक होता है जननी सुरक्षा योजना, एक जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है, दोनों है, तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, मैंने दोनों को अभी बताने वाली हूँ कंपेयर करके, ठीक। ये कौन से विभाग द्वारा संचालित है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। और उसी प्रकार जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, वह भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित है, ठीक है। विभाग को ध्यान में रखिएगा, ठीक। इससे पहले हमने जो देखा वो महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित था, जो दोनों योजनाएं थी, ठीक है। इसका प्रारंभ कब हुआ, जननी सुरक्षा योजना का 1 अप्रैल 2015, ठीक। जननी सुरक्षा योजना का प्रारंभ 1/4/15 से याद रखिएगा, 1/4/5, 1 + 4 5, कब, जननी सुरक्षा योजना, मतलब 1/4/5, 1 अप्रैल 2015 से आरंभ हुआ। इसका क्या उद्देश्य है कि संस्थागत प्रसव में वृद्धि हेतु राज्य में जननी सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन 2006 से किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ जो है 2006 से किया जा रहा है। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य बच्ची के जन्म के समय नवजात मृत्यु अनुपात को कम करना है। इसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव घर में होने वाले प्रसूता को निम्नानुसार प्रोत्साहित राशि दी जाती है। अगर इस योजना के तहत बस ये ध्यान में रखेंगे स्टार्ट कब हुआ, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ और इसके तहत क्या प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर उनका जो संस्थागत प्रसव कराया जाता है ना, तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपये, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये प्रदान किया जाता है, ठीक है, संस्थागत प्रसव होने पर। कहाँ, शासकीय अस्पतालों में और कुछ निजी अस्पतालों में किन किन प्राप्त होता है, जो बीपीएल श्रेणी की महिला होती है ना, उन्हें कुछ निजी अस्पतालों में भी प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल महिलाओं को वही याद रखिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र की उन्हें 1400 रुपये प्रसव के उपरांत मिलता है, और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये प्रदान किया जाता है, ठीक है। और अगर शासकीय अस्पताल के जो पेइंग वार्ड में है, ठीक है, अगर कुछ प्राइवेट रूम में है तो उन्हें इसको नहीं प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो जननी सुरक्षा योजना है, इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, ये पूछा जा सकता है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा।
ये भी है एक पॉइंट कि घर में प्रसव होने वाली केवल बीपीएल ग्रामीण शहरी गर्भवती महिला के लिए बीपीएल प्रमाण पत्र दिखाने पर 500 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, केवल बीपीएल वालों को अगर घर में प्रसव होता है तो उन्हें 500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संस्थागत प्रसव की बात की तो एक डेटा याद रख लीजिए कि 2004-05 में यहाँ संस्थागत प्रसव जो था 14% ही होता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और वर्तमान में ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार जो 4थे नंबर का हुआ था उसके अनुसार यहाँ वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 70%, ठीक है, 70.2% संस्थागत प्रसव होता है। ठीक, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। मैं अगले जो वीडियो बनाऊंगी ना उसमें जनगणना के टॉपिक में इसे कवर भी कराऊंगी, बट ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अब इसमें शिशु और साथ में उनके माताओं को भी, कितने वर्ष के शिशु मतलब 1 साल होने तक शिशु प्लस माताओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से राज्य में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का कार्य 15 अगस्त 2011 से, इसका भी डेट पूछता है 15 अगस्त 2011। ठीक है, 15/8/11 से किया जा रहा है, 15 अगस्त 2011 से जननी शिशु सुरक्षा। ठीक है, इसमें बच्चे भी शामिल है गर्भवती महिला के साथ साथ। इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है कि समस्त शासकीय संस्थाओं में, चिकित्सालय, जिला स्वास्थ्य, इन सभी में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के पश्चात 42 दिन तक निम्नानुसार निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा करा दी जाएगी। कब तक? 42 दिन तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा। शासकीय अस्पतालों में पूर्णतः निःशुल्क दिया जाएगा। सामान्य सिजेरियन प्रसव के लिए निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क लेबोरेटरी जांच, खून पेशाब जो जांच कराते हैं वो, निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, निःशुल्क जो परिवहन घर से अस्पताल, इन सब की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, निःशुल्क भोजन भी प्रदान किया जाएगा। सामान्य प्रसव में 3 दिन और सिजेरियन वाले में 7 दिन। तो ये ध्यान में रखिएगा। जो जननी शिशु सुरक्षा है उसमें डिलीवरी के पश्चात 42 दिन तक कुछ गर्भवती माताओं को निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, जो महिलाएं हैं, और बच्चों के भी स्वास्थ्य के कल्याण करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ किया गया है। ठीक, तो जननी शिशु सुरक्षा और जननी सुरक्षा कार्यक्रम ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, जननी सुरक्षा में जन्म लेने पर देते हैं राशि प्रदान की जाती है और इसमें सुविधाएं प्रदान की जा रही है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इस योजना में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, पहले देखते हैं महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित है, और जो जननी वाला है वो बस स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा था। ठीक है, ये महिला एवं बाल विकास द्वारा, यह पूर्व में 2010 में इंदिरा मातृत्व योजना के नाम से संचालित होता था। ठीक है, इसको भी पूछा है कि कौन सी योजना से इसको प्रतिस्थापित किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। पूर्व में इंदिरा मातृत्व योजना के नाम से था। अब इसका आरंभ कब किया गया, इसका योजना के उद्देश्य मतलब आरंभ कब किया गया वो देखते हैं पहले। 1 जनवरी 2017 से। ठीक है, 1 जनवरी 2017, 1/1/17। ठीक है, 2017 से इसका आरंभ हुआ है। ठीक है, तो अब याद कैसे रखेंगे? 17 से खतरा, खतरा रूप से प्यार कौन करता है? माँ। ठीक है, तो मातृत्व वंदना योजना 17। ठीक है, 1 जनवरी 2017 ये याद रखेगा। अब इसके उद्देश्य मेन पूछा जाता है कि यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में सभी जिलों में लागू किया गया है। ठीक है, देश के सभी जिलों में लागू किया गया है। किसके? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के। ठीक, मातृत्व वंदना वाले क्या याद रखेंगे? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में लागू किया गया है। ठीक, इस योजना के उद्देश्य गर्भावस्था में मजदूरी की क्षति के बदले में नगद प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। ठीक है, प्रथम जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम देने के लिए इस जो व्यवस्था को किया गया है। ठीक है, जो मजदूर है ना, मजदूर महिलाओं के लिए किया गया, समझ में रखिए। ठीक, तो उन्हें प्रथम जीवित संतान के लिए, ठीक है, जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सके, उसके उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना में क्या लाभ प्रदान किया जा रहा है? इसके अंतर्गत गर्भवती महिला, धात्री महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। 3 किस्तों में कितना? 5,000 राशि का। ठीक है, वो राशि क्या है? 1, 2, 2।
ठीक है। 3 किस्तों में कैसे दे देंगे, पहले 1000, फिर 2, फिर 2। प्रथम किस्त कब देंगे, जब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा ना, उसके 150 दिन के अंदर गर्भावस्था का पंजीयन के बाद, अगर गर्भावस्था का पंजीयन करा लिया उसके बाद देंगे। उसके बाद जो 6 माह में एक चेकअप होगा, फिर जो बच्चे का पंजीकरण हो जाएगा, जन्म हो जाएगा ना, जन्म पंजीकरण हो जाएगा, उसके बाद 2000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है। और बच्चे को जो BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस बी, उसके समतुल्य जो टीका लग जाएगा प्रथम चक्र के पश्चात दिया जाएगा 2000। ठीक है। तो 1, 2, 2 ये याद रखिएगा। ठीक है। और ये पैसा मिलेगा कैसे, DBT के माध्यम से। ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से लाभार्थी के संबंधित बैंक, पोस्ट ऑफिस खाते में किया जाएगा। ठीक है। नगद राशि का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। ठीक। अब इसमें लक्षित अभ्यर्थी कौन होंगे, तो कौन नहीं है उसे देखिए आप। गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है। ठीक। ऐसी गर्भवती महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी जो सार्वजनिक उपक्रम के साथ नियमित रोजगार में है या वर्तमान में किसी लागू कानून के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही हैं। ठीक है। वो महिलाएं शामिल नहीं होंगी। ठीक है। उसके अलावा सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं शामिल होंगी। ठीक। मतलब पहले से अगर सरकारी नियोजन में है तो वो शामिल नहीं होंगी, और कोई और योजना का लाभ रही है वो भी शामिल नहीं होंगी। योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास द्वारा किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, पर्यवेक्षक के माध्यम से उसमें निगरानी रखी जा रही है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्तर पर सृजित वेबसाइट आधारित कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसका जो भी है अपडेट लिया जाता है। ठीक। यहाँ पे नोट देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कब स्टार्ट हुआ, 2017। बार बार याद करिएगा, 1/1/17 में 5000 रुपये प्रदान किया जाता है 3 किस्तों में, 1-2-2 1-2-2 ऐसा प्रदान किया जाता है। ठीक है। अगर इसमें जननी सुरक्षा योजना को भी शामिल कर लिया जाए तो प्रसव पश्चात शहरी महिला को 1000 और ग्रामीण महिला को 1400 देते हैं। हमने देखा था 1000 और 1400। ठीक है। ग्रामीण को 1400, इसको 1000। तो इसमें अगर ऐड कर देना तो 6000 और 4000, 6400 हो जाता है। ठीक है। तो अगर ऐड करके भी पूछे तो आप ध्यान में रखिएगा, दोनों को मिला के पूछे तो। ठीक है। देखिए सखी, नेक्स्ट है सखी वन स्टॉप सेंटर। इसका आरंभ कब हुआ, 16 जुलाई 2015 को। ठीक है। याद रखिएगा 16-15, 16/7/15, 16 जुलाई 2015 को आरंभ हुआ सखी वन स्टॉप सेंटर। कहाँ से, रायपुर से हुआ। ठीक है। 16 जुलाई 2015 को। फिर 2017 से इसे संपूर्ण जिले में संचालित किया गया। ठीक है। 2017 से। अब ये सखी वन स्टॉप सेंटर लाया क्यों गया, जो महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने, उन्हें हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक वैधानिक प्रावधान किए गए हैं, फिर भी उन्हें संरक्षण की आवश्यकता होती है तो एक ही स्थान पर उन्हें चिकित्सीय, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श सुविधा, पुलिस सहायता एक ही छत के नीचे, समझ लिए सखी वाला क्या है, एक ही छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है। एक ही छत के नीचे। ठीक। किन महिलाओं को, जो घर के भीतर अथवा घर के बाहर किसी भी रूप में पीड़ित व संकटग्रस्त महिला है। ठीक है। उन्हें, ठीक, किसी भी रूप में पीड़ित हुए, संकटग्रस्त है, बलात्कार से प्रभावित हुए, एसिड अटैक हुआ है, किसी भी रूप से उन्हें प्रताड़ित किया गया हो। ठीक है। जैसे टोन्ही के नाम पे एसिड अटैक, लैंगिक हिंसा, बलात्कार, घरेलू हिंसा, जो भी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जो भी हुआ है, यहाँ आप हेल्प ले सकते हैं एक ही छत के नीचे। ठीक है। आरंभ कब हुआ, बार बार ध्यान में रखेंगे, रायपुर से 2015 में। कब 2015, 16 जुलाई 2015, और संपूर्ण जिले में फिर 2017 से लागू किया गया। ठीक है। रायपुर पहला जिला है सखी वन स्टॉप सेंटर खोलने वाला। ठीक। उद्देश्य हमने देख लिया। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है, तो आपातकालीन सहायता, मतलब वही महिला एवं बाल विकास के द्वारा आपातकालीन सुविधा प्रदान की जाती है। ठीक है। और इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, 181। ठीक, 181 है। और इसमें क्या होता है, इसमें कॉल करेंगे तो आपको हेल्पलाइन तुरंत प्रदान किया जाएगा। ठीक है। पुलिस PCR वैन का उपयोग करते हुए निकटतम चिकित्सा या आश्रय गृह में भिजवाने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। आपातकालीन सहायता प्रदान करता है। ठीक। 181 में अगर आप कॉल करेंगे तो, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है हेल्पलाइन नंबर को।
चिकित्सीय सहायता प्रदान करेंगे, ये तो हमने पढ़ा। ठीक है, महिला को FIR, DIR, NCR दर्ज करने में सभी प्रकार की सहायता महिला आवेदक को दी जाएगी। ठीक, फिर मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श सलाह सहायता भी दिया जाएगा। ठीक है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। ठीक, अंदर वही लिखा है इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, फिर देखते हैं आपातकालीन आश्रय सुविधा। अब ऐसा है कि जो कहीं से भी हिंसा से पीड़ित होकर महिला आई है तो उनके लिए आश्रय की, कहाँ रहेंगी वो, एक आश्रय गृह की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, आश्रय गृह या आपातकालीन आवास, नारी निकेतन, बालिका गृह, जो भी होगा जो तत्काल रूप से सुविधा प्रदान करेगा उसकी व्यवस्था की जाएगी। अगर इसकी व्यवस्था नहीं होती है तो सखी वन स्टॉप सेंटर पे भी वह 5 दिन तक रुक सकती है अस्थायी रूप से। ठीक है, 5 दिन रहने की सुविधा दी जाती है। कहाँ? सखी वन स्टॉप सेंटर में। ठीक है, अगर उनके जब तक आश्रय का सुविधा नहीं हो जाता ना, जब तक उनके आश्रय की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक वो 5 दिवस तक रह सकती हैं। ठीक है, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। कोर्ट संबंधी कार्यवाही को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी जहां वह रह रही है वहां से उन्हें प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये सब महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित योजना है, तो उन्हीं के द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो इसके उद्देश्य क्यों आरंभ किया गया इसे ध्यान में रखेगा। ठीक, अब देखते हैं एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम। एकीकृत बाल संरक्षण कार्यक्रम क्या है? यह भारत शासन द्वारा सर्वोत्तम बाल हित तथा बच्चों के लिए मौजूदा बाल संरक्षण तंत्र को मजबूती प्रदान करने तथा किशोर न्याय बालक अधिनियम जो हमने पढ़ा था 2015 के क्रियान्वयन के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना ताकि मुश्किल परिस्थितियों में उनका विकास और कल्याण हो सके, उनके जो होने वाले जो उनके शोषण है उसे रोक सके। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए जो है ICPS योजना के संचालन हेतु राज्य और जिला, जो ICPS योजना एकीकृत बाल संरक्षण योजना, ये संचालन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर निम्नानुसार संरचना है। क्या है? बाल संरक्षण समिति, ठीक है, के सचिव, महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में गठित यह समिति राज्य में बाल संरक्षण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अनुसरण करती है। कौन करती है बाल संरक्षण के कार्यक्रम और क्रियान्वयन? तो बाल संरक्षण समिति सचिव अभी वर्तमान में कौन है? रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक है, रीना बाबा साहब कंगाले। ठीक है, ये याद रखिएगा। महिला एवं बाल विकास की अध्यक्षता में यह गठित बाल संरक्षण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है। ठीक है, सचिव के अंतर्गत होगा। ठीक है, बाल संरक्षण सचिव समिति सचिव के अंतर्गत राज्य इसमें क्या बोला है? समिति में बाल संरक्षण विकास कल्याण के लिए कार्यरत सभी विभागों के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर योजना संचालन हेतु 13 पदों की स्वीकृति है, मतलब 13 पद इसमें नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन। अभिकरण में राज्य दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया से समुचित संचालन हेतु यह अधिकरण स्थापित है। दत्तक ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन है। ठीक, केयरिंग पोर्टल के माध्यम से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया संपादित की जाती है। दत्तक ग्रहण हेतु अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पूछ सकता है दत्तक ग्रहण हेतु अंतिम आदेश किसका होता है? न्यायालय द्वारा। ठीक, उक्त संगठनों की विशिष्टकृत कर्तव्य की विस्तृत जानकारी हेतु किशोर न्याय बालक अधिनियम 2015, किशोर न्याय देखरेख संरक्षण अधिनियम 2016, एकीकृत बाल संरक्षण योजना के दिशा निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसी के अंतर्गत जो बाल संरक्षण समिति देखे ना हम, उनका सचिव जो करती हैं रीना बाबा साहब कंगाले, उनके माध्यम से बाल संगठन समिति के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक, और जो जिला स्तर पर होता है ये तो राज्य स्तर पर हो गया। ठीक है, जिला स्तर पर याद रखिएगा बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला कलेक्टर। ठीक है, राज्य स्तर पर कौन होते हैं? हमने देखा राज्य बाल समिति के अध्यक्ष कौन है? मतलब सचिव होंगी। ठीक है, इसके अध्यक्ष। ठीक, और जिला स्तर पर कौन होंगे? जिला कलेक्टर। ठीक है, जिला कलेक्टर। ठीक है, राज्य बाल समिति के अध्यक्ष कलेक्टर। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में अगर पूछे छत्तीसगढ़ में कितने बाल संप्रेक्षण गृह संचालित है, इसे हम देखेंगे आगे, तो 11 बाल संप्रेक्षण गृह संचालित है। ठीक है, इसे हम देखते हैं। बाल संरक्षण गृह और बाल गृह ये सब क्या है,
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। देखिए जो एकीकृत बाल संरक्षण योजना हमने पढ़ा, उसके अंतर्गत कुछ अन्य वैधानिक इकाइयां संचालित है, जैसे बाल कल्याण समिति। किशोर न्याय बालक अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल कल्याण समिति देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में निर्णय देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। ठीक है, कौन? बाल कल्याण समिति, जिनको देख रेख संरक्षण की आवश्यकता है, उन बालकों के संबंध में निर्णय दे सकता है। कौन? बाल कल्याण समिति। 27 जिलों में, राज्य के 27 जिलों में बाल कल्याण समिति गठित है। इसमें कौन होता है? 1+4, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य होनी अनिवार्य है। ठीक, बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य स्तरीय चयन समिति, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित होता है। जो ये 4 सदस्य चुनेंगे ना, उसे कौन चुनेगा? उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एक समिति चुनेगा। ठीक है, राज्य स्तरीय समिति। प्रत्येक जिले में ये है बाल कल्याण समिति, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, महिला सदस्य होनी अनिवार्य है। इस समिति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 द्वारा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, या महानगर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समान इसे शक्तियां प्रदान है। ये ध्यान में रखिएगा बाल कल्याण समिति के बारे में। प्रत्येक जिला में है। ठीक है, 27 जिला में 1+4 सदस्य हैं, एक महिला होनी अनिवार्य है। ठीक है, कौन सी शक्तियां प्राप्त है? फर्स्ट क्लास वाली। ठीक है, अब देखते हैं इसी के आगे और है बाल गृह। इस संस्था में 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जिन्हें देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें CWC, यहाँ पे CWC है, चाइल्ड वुमेन कंप्लेन जो कमिटी होती है, उसके माध्यम से, चाइल्ड वुमेन कमेटी के माध्यम से बाल गृह में प्रवेश दिलाने के पश्चात आवास, शिक्षण, ये सब की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, प्रदेश में 5 बाल गृह क्रमशः बालकों के लिए कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर में, और बालिकाओं के लिए रायपुर और बिलासपुर में है। ठीक है, इन गृह को बाल गृह में परिवर्तित किया गया है। बाल गृह की बात करें, ठीक है, वो बाल कल्याण समिति थी और ये बाल गृह है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें बालक किसे कहा गया है? 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें बाल गृह में रखा जाता है। ठीक, और उनका पालन पोषण और शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, अब देखिए बाल संप्रेक्षण गृह, ये क्या होता है? ये पूछता है ना कि बाल गृह कौन सा है, बाल संप्रेक्षण गृह, तो ध्यान में रखिएगा। विधि का उल्लंघन करने के पश्चात अभिकथित बालकों को प्रकरण के विचाराधीन रहने पर की अवधि में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। कौन से न्याय बोर्ड की? किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर। मतलब जिन बालकों के खिलाफ जो प्रकरण दर्ज हुए हैं, ठीक है, प्रकरण विचाराधीन है, अभी मतलब उनका सुनवाई नहीं हुआ है। ठीक है, उन्हें आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। ठीक है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तो उन्हें संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। ठीक है, किसके कहने पे? किशोर न्याय बोर्ड के कहने पे। ठीक, ये 11 जिलों में संचालित है, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, इन सब मिला के 11, और जबकि 3 जिलों में बालिकाओं के लिए संप्रेक्षण गृह, कहाँ? राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर में। ठीक है, राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर में। ठीक है, बालिकाओं के लिए। ठीक, तो बाल संप्रेक्षण गृह अगर टोटल कितना देखें तो 11+3 है। ठीक है, 11+3। अब देखते हैं विशेष गृह। ये क्या है? विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों को जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है, को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर पुनर्वास हेतु विशेष गृह में रखा जाता है। ठीक है, ठीक, जिनके बारे में पाया गया कि उन्होंने अपराध किया, जो अपराध कर दिया है ना, उन्हें रखा जाएगा विशेष गृह में पुनर्वास हेतु। ठीक है, 4 जिलों में विशेष गृह का गठन किया गया है। ठीक है, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में। ठीक है, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर में। ठीक, तो विशेष गृह को याद रखिएगा, संप्रेक्षण गृह को याद रखिएगा। जिनके बारे में आदेश दे दिया गया उन्हें पुनर्वास के लिए रखा जाता है। और बाल गृह क्या होता है? देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए आश्रय, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, दीर्घ अवधि के लिए। ठीक, इनके लिए भी शायद, हाँ, इनके लिए भी जो दोष सिद्ध हो जाते हैं ना, उन दीर्घ अवधि के आश्रय की आवश्यकता होती है, उन्हें बाल गृह में रखा जाता है। ठीक है, बाल गृह के बारे में हमने पढ़ा कि 18 वर्ष से कम उम्र के इसमें शामिल होते हैं। राज्य में हमने ऊपर देखा था 5, यहाँ पे 6 लिखा है,
तो 6 शासकीय और 37 अशासकीय बाल गृह संचालित है। तो ये ध्यान में रखिएगा 6 हो गए हैं अब, ठीक है। ऊपर 5 था, 5 + 1 ये याद रखिएगा, ठीक, 6 है। अब देखिए सुरक्षित स्थान क्या है, तो किसके लिए सुरक्षित स्थान? जघन्य अपराध में के अभियुक्त 16 से 18 वर्ष की आयु के बालकों या 18 से 21 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने 18 वर्ष की आयु होने के पूर्व अपराध किया था। मतलब जो 16 से 18 वर्ष के जो बालक है ना या बालिकाएं भी, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। कब? जब वो जघन्य अपराध करेंगे, ठीक है। जघन्य अपराध के लिए सुरक्षित स्थान, प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है, ठीक। तो उन्हें कब रखा जाएगा? जब उनके प्रकरणों में विचाराधीन होने की अवधि में या दोष सिद्ध हो जाता है। यदि विचाराधीन है तो भी और दोष सिद्ध हो गया तो भी, ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर रखा जाएगा, ठीक। जघन्य अपराध के लिए कहाँ रखा जाएंगे? सुरक्षित गृह में। जघन्य अपराध याद रखिएगा, ठीक, जघन्य अपराध, ठीक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 25-25 यहाँ पे लिखा है, 25-25 बालक की क्षमता के सुरक्षित स्थान संभागीय मुख्यालय में क्रमशः सभी संभागीय मुख्यालय में कार्यान्वित है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, अंबिकापुर में, ठीक है। कौन सा है ये? सुरक्षित स्थान, ठीक।